हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की बात करेंगे, कैनाबिस, जिसको हमारी सोसाइटी में, समाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भांग, गांजा, चरस, हशीश, हैश ऑयल एटसेट्रा। अगर हम कैनाबिस के हिस्ट्री की बात करें, कैनाबिस भांग है, गांजा है, इसका उल्लेख, इसका विवरण हमारे वेद में भी है। इसको कहीं न कहीं भगवान शिव शंकर से जोड़ा गया। बम बम बोले, भोलेनाथ का प्रसाद, आपने नाम सुना होगा। 1985 के बाद इसको हमारी सोसाइटी में इलीगल कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट आया 85 में, नारकोटिक ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हमारी सोसाइटी में इलीगल कर दिया। तो आज के दिन आपने देखा होगा, जैसे पहले शराब थी, इवन जो अल्कोहल था उससे ज़्यादा सेवन आज के दिन कैनाबिस, भांग, गांजा का हो रहा है। लेकिन ये एक सोसाइटी में इलीगल है, बट इसका यूज़ इवन लीगल से भी ज़्यादा हो रहा है, वो एक अलग बात है। कैनाबिस ये मिलता हमें कहाँ से? कैनाबिस का एक प्लांट होता है, पौधा होता है। इसके काफ़ी प्लांट होते हैं, बट दो इम्पोर्टेंट हैं, कैनाबिस सैटिवा एंड इंडिका, जिससे हमें ये कैनाबिस मिलता है। कैनाबिस प्लांट जो पौधा है, उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइप का कैनाबिस मिलता है। जैसे कि उसकी पत्तियों से, लीफ से हमें भांग मिलता है, उसके जो फूल है, फ्लावर से हमें गांजा मिलता है, और उसका तना जो स्टेम है उससे रेजिन बनता है, रेजिनस एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं, उससे हम चरस बनाते हैं, जिसको हम हशीश और हैश ऑयल भी कहते हैं। जो भांग है, गांजा है, चरस है, हैश ऑयल जो हम बोलते हैं, हशीश और हैश ऑयल, इसमें वैसे देखा जाए तो मोर देन 1400 कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स होते हैं। बट जो मोर देन 400 कंपाउंड और केमिकल्स हैं, उनमें से जो दो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं टीएससी, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल, टीएससी, और दूसरा होता है सीबीडी। सो जो टीएससी और सीबीडी है, उसमें जो टीएससी है उसको हम साइको एक्टिव बोलते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस, मतलब जो हमें किक देता है, जो हमें हाई करता है, जो हमें नशा देता है। सो जो मेन नशे का कैनाबिस में कारण है वो डेल्टा 9 टीएससी है, डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, जो मेन साइको एक्टिव सब्सटेंस है, जो पेशेंट को हाई करता है, पेशेंट को नशा देता है। और दूसरा सीबीडी। इसमें जो टीएससी है और सीबीडी है, ये मेन दो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। एक होता है CB1 और एक होता है CB2। तो जो CB1 है हमारे ब्रेन में होता है, जो नर्वस सिस्टम में होता है, और जो CB2 है वो हमारी बॉडी में इसके रिसेप्टर मिलते हैं। तो ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में फिर होते क्यों हैं? जैसे कोई मेरे से पूछे कि सर ये तो नशा है, ये तो सब्सटेंस है, इसके फिर बॉडी में रिसेप्टर क्यों है? अगर ये नशा ही है, अगर इसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली हमारी बॉडी में एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम होता है। एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम मतलब जो नशा हम लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, वैसे ही कैनाबिनोइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिंथेसिस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम कहते हैं। ये जो एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम होता है, ये इस CB1 और CB2 पे काम करता है, और ये हमारे कुछ जैसे मूवमेंट को, जैसे हमारे इमोशंस को, लर्निंग को, हमारी मेमोरी को रेगुलेट करता है, इसमें हेल्प करता है। कम मात्रा में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और वो इस हिसाब से एक्ट करते हैं अलग अलग बॉडी, हमारे ब्रेन के हिस्से पे, जहाँ पे ये आपकी मेमोरी, आपकी मूवमेंट, आपके इमोशंस, आपकी लर्निंग रेगुलेट होते हैं। तो ये एक्चुअली हेल्पफुल सिस्टम है जो हमारी बॉडी में एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम है। अब जब हम जो नशा करते हैं, जो सब्सटेंस लेते हैं, जो बाहर से लेते हैं, अब इसमें जो CBD है और TSC है, जो TSC मेनली जो मैंने बताया जो नशे का कारण होता है, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है, और जो CBD है वो ये देखा गया कि ये हेल्पफुल है। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस में, जैसे इन्फ्लामेशन में, एंजाइटी में, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स में भी ये देखा गया है कि ये हेल्पफुल होता है CBD। बट इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, हम कितना इसको दे सकते हैं, इसके ऊपर, इसके इलीगल होने की वजह से, इसको जो नारकोटिक ड्रग एक्ट के अंदर लिया गया उसके बाद में इसकी प्रॉपरली स्टडीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि ये इलीगल सब्सटेंस माना जाता है। तो इसकी वजह से, इसकी स्टडीज़ ना होने के कारण हमारे पास एकदम इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है कि हम ये बोल सकें कि हाँ ये इतनी क्वांटिटी में ये हेल्पफुल होगा। बट जो लोग परसेप्शन आज के दिन कैरी कर रहे हैं कि सर, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इनिशियली जब आपने लिया तो एक तो ये पता नहीं है कि जो आप नशा कर ले रहे हो, जो कैनाबिस आप ले रहे हो, उसमें TSC का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट कितना है और CBD का अमाउंट कितना है। तो इनिशियली कुछ लोग परसीव कर सकते हैं या वो ये फील कर सकते हैं कि जब वो लेते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, उनका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, और वो अच्छी उनको नींद आती है। तो लोगों को लगता है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है, ये तो मेडिकल यूज़ भी होता है दुनिया में, और इसको लेने से हमें बेटर भी लगा। लेकिन हो सकता है ये कभी जब ऐसा लगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनिशियली हो सकता है किसी किसी को ऐसी फीलिंग आए, बट जब आप इसका क्रॉनिक यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, हम क्रॉनिक यूज़ को कैसे डिफाइन करते हैं कैनाबिस में? अगर आप 2 से ज़्यादा
एक हफ्ते में मोर देन ट्वाइस अ वीक अगर आप इसको यूज़ करने लग जाओ तो इसको हम क्रोनिक यूज़ बोलते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया आपको, भांग, जो गांजा, जो आपका चरस है, इसमें जो THC का लेवल अलग अलग होता है। जैसे भांग में कम होता है 1% के करीब, फिर गांजा में ज़्यादा होता है, और आपका जो चरस है उसमें और ज़्यादा THC का लेवल होता है, और जो हैश ऑयल या हशीश बोला जाता है उसमें और ज़्यादा इसका THC का लेवल होता है। तो जितना ज़्यादा THC का लेवल होगा उतना ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, नशे को बढ़ाएगा, आपको हाई देगा, और वो लोग हाई लेने के चक्कर में ही इस प्रॉब्लम में जाते हैं। तो ये आपको समझना है कि ये एक्चुअली एक नशा है, एक सब्सटेंस है, ये कभी भी एक मेडिकल यूज़ की तरह नहीं हो सकता। तो जो लोग, मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जो यंग ग्रुप है, जो यंगेस्ट है, जो आज के दिन ये परसेप्शन कैरी करते हैं कि सर इससे तो हमारी एंजाइटी बेटर हो जाती है, इससे हमारी भूख बेटर हो जाती है, इससे हमें नींद अच्छी आती है, ये परसेप्शन बिल्कुल कैरी ना करें। हो सकता है 1-2 बार आपने कभी ये किया हो और आपको ऐसा लगा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा। अगर जितनी ज़्यादा आपकी THC ज़्यादा है उसमें, उतना ही आप साइकोएक्टिव केमिकल की तरह एक्ट करेगा, आपको हाई करेगा और आपको इसका नशे का आदी बनाएगा। और जब आप इसको बार बार लेते हैं तो जो CB1 रिसेप्टर मैंने बताया जो ब्रेन में होते हैं, मेनली ये कहाँ होते हैं, सेरेबेलम में, बेसल गैंग्लिया में और हिप्पोकैम्पस में। तो इसमें एक और होता है, जब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्ट करता है कैनाबिस, तो उससे डोपामिन रिलीज होता है। और आपको पता है कि डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा केमिकल है जो पेशेंट को प्लेजर देता है, पेशेंट को खुशी देता है, और यही डोपामिन रिलीज होने की वजह से पेशेंट धीरे धीरे पर्सन इसका आदी होता चला जाता है कि जब वो नहीं लेता है तो इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है, और इसकी वजह से पर्सन इसको लेने लग जाता है। बट कैनाबिस एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा नशा है जिसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा है बजाय कि फिजियोलॉजिकल के। जैसे मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बात की, ओपियोइड के बारे में बात की, जिसके काफ़ी सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स हैं, बट कैनाबिस के इतने विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते, अब अपार्ट फ्रॉम इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस और आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बट हाँ, ये डोपामिन रिलीज होने की वजह से पर्सन इसका आदी बन जाता है। तो इसके लॉन्ग टर्म यूज़ से, इसके क्रोनिक यूज़ से हमारी बॉडी में क्या क्या हार्म हो सकता है, क्या क्या ये हमारा नुकसान कर सकता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि जो मेन चीज़ कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस हम बोलते हैं, अगर आप इसका क्रोनिक या लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो इससे ये आपको पैरानोया हो सकता है, पर्सन सस्पिशियस हो जाता है कि सर कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, उसको ऐसे डिल्यूजन और परसिक्यूशन जिसको हम कहते हैं, ऐसे पैरानोया उसको डेवलप हो जाता है। कई बार उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जिसको हम कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं, सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन। तो आप सोचिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो क्रोनिक यूज़ करते हैं या जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, जिनको इसकी जेनेटिक है, जिनके फैमिली हिस्ट्री है सिजोफ्रेनिया की, फैमिली हिस्ट्री है साइकोसिस की। सो जो ऑलरेडी वल्नरेबल थे उनको होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और कई बार जिनको नहीं चांस थे उसको भी कैनाबिस से, कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन हो सकती है। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप इसको लेते ही आपने देखा है कि इसके हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है कैनाबिस लेने से। तीसरा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको लेने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन आपको हो सकती है। या आप ऑलरेडी आस्थमा के पेशेंट हैं, आपको दमा की बीमारी है, दमा या आस्थमा की बीमारी इससे एग्रीवेट हो सकती है, इससे बढ़ सकती है। ये इम्यून सिस्टम पे आपके इफेक्ट डालता है। कैनाबिस लेने से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जो बॉडी की रक्षा शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपको कई बीमारियां होने के चांस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कई बीमारियां होने के चांस होते हैं। तो आप सोचिए कि कैनाबिस कितना हार्मफुल है, कि इससे कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है, इससे आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने बताया इन्वॉल्व होने की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या जो दमा की बीमारी हैं, ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपकी कई सारी बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि इसमें हिपोकैम्पस इन्वॉल्व है। कैनाबिस जो CB1 रिसेप्टर है, हिपोकैम्पस पे काम करता है। हिपोकैम्पस हमारा ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि मेमोरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी में काम आता है, याददाश्त में। तो बहुत से नहीं, ज़्यादातर लोग जो क्रोनिक यूज़ करते हैं कैनाबिस का, आपने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि सर मैं आजकल फोकस नहीं कर पाता, चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर स्टूडेंट शुरू में इसको लेने लग जाते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और बाद में वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो फोकस नहीं कर पाते, चीज़ें
उनको याद नहीं रहती और वो अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करने लग जाते हैं। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है पेशेंट्स में कि कई बार हम उनको कैनाबिस का ट्रीटमेंट से छुड़वा भी देते हैं, उसके बाद भी वो उनमें ये प्रॉब्लम रहती है। सो दोस्तों, प्लीज़ ये परसेप्शन कैरी मत कीजिए कि इसका मेडिकल यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि हाँ, CBD जो उसका पार्ट है वो कई बार ओवर द ईयर्स देखा गया है कि कुछ चीज़ों में यूज होता है, इवन एपिलेप्सी में, इन्फ्लामेशन में, एंजाइटी की प्रॉब्लम में। बट उसका यूज़ कैसे होना चाहिए, उसको कैसे मेडिकली यूज़ की, उसकी हमारे पास प्रॉपर रिसर्च और डेटा नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ में इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट आपको ये समझना है कि कैनाबिस एक नशा है, एक सब्सटेंस है। इसके यूज़ से वेरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम आपको होती हैं। इसलिए प्लीज़ इसको और ये इतना कॉमन आजकल प्रेवलेंट हो गया है कि बड़े कॉमन लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। अरे माल है क्या, माल फूंकना है, ये ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये आप समझिए कि आपकी लाइफ को एकदम डाइवर्ट कर सकता है और एकदम लाइफ को आपकी ख़राब कर सकता है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको एकदम सब्सटेंस नशे की तरह लीजिए, इसके नॉलेज को अच्छा समझिए कि ये परसेप्शन कैरी मत कीजिए कि इसके फ़ायदे हैं, इसके सिर्फ नुकसान है, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो आपको इसको एक, जैसे आप दूसरे ओपियोइड, स्मैक, हेरोइन, अल्कोहल, निकोटीन जैसे एक सब्सटेंस नशे को समझते हो, वैसे इसको एक नशे की तरह लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास, मैं ज़्यादातर देखता हूँ आजकल जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि सर इसमें तो सब कुछ तो ठीक है, नींद अच्छी आ जाती है, अच्छा से सो लेता हूँ, एंजाइटी कम हो जाती है। बट ये हो सकता है कि आपका 1-2 बार का एक्सपीरियंस हो जिसको लेके आप ये परसेप्शन कैरी कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई ये होने के चांसेस हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका एक अच्छा नॉलेज रखिए। अभी आपने देखा होगा कि हनी सिंह ने भी अपना उसके ऊपर वीडियो डाला, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वरना तो हम इसको किसी की आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज़ नहीं करते इसमें, क्योंकि उन्होंने खुद सामने आके बताया कि उस नशे ने कितना उनकी लाइफ पे इम्पेक्ट किया है। तो आपको ये समझना है कि नशे से वेरियस जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, जो आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को, आपकी हेल्थ को एकदम से इम्पेक्ट कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको इसके काफ़ी बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं।